आज हम क्लास 11th का जो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई चैप्टर जो है वो करेंगे। तो कुछ बुक में ये दो चैप्टर में है, एक चैप्टर है प्रोडक्शन और दूसरा चैप्टर है सप्लाई। तो हम आज प्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे। तो ये जो प्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे तो इसमें क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकता है, हम दो क्वेश्चन करके पूरा चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, हमें पहले जानना पड़ेगा। प्रोडक्शन मतलब इनपुट को आउटपुट में बदलना। जैसे लकड़ी इनपुट है, रॉ मटेरियल है, उसको मैं चेयर में बदला तो ये जो हुआ उसे प्रोडक्शन बोलते हैं। तो अब ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या है इसको हमें याद रखना है, जो मैं तुम्हें याद करा दूंगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इट स्टेट्स द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कितना लकड़ी से कितना चेयर बनेगा। तो क्या है, जो की वर्ड है वो है फिजिकल रिलेशनशिप। किसका? इनपुट और आउटपुट का। इट स्टेट्स द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट अंडर ए गिवन टेक्नोलॉजी। जो दूसरा इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है टेक्नोलॉजी। तो ये याद रखेंगे और प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। इसका इक्वेशन भी हम लिखेंगे। इक्वेशन क्या है भाई? इक्वेशन जो है Q मतलब जो क्वांटिटी बना, जैसे 50 चेयर बना या 10 चेयर बना, तो Q इज ए फंक्शन ऑफ, ये किसका फंक्शन है, किन के मदद से बना। ये फैक्टर इनपुट हम पढ़ रखे हैं, फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सो Q इज ए फंक्शन ऑफ F1, F2, F3 so on. So these are the factor inputs. तो ये हो गया हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा पेपर में, क्योंकि ये क्वेश्चन वो देंगे, पूरा चैप्टर कवर हो जाता है इस क्वेश्चन से कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या और उसे एक्सप्लेन करो। तो ये कितना मार्क का क्वेश्चन है? ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये जो 6 मार्क का क्वेश्चन है तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो डेफिनेशन लिखेंगे इसमें, फिर डेफिनेशन के बाद ये लॉ है तो कुछ अजम्पशंस लिख देंगे, तो अजम्पशंस हो गया। तीसरा चीज़, इसका हम जो है शेड्यूल बनाएंगे। चौथा चीज़, डायग्राम बनाएंगे। पांचवा चीज़, वो डायग्राम के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे उसका स्टेजेस। डायग्राम में जो है वो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन जो है कहीं फेजेस लिखते हैं और कहीं स्टेजेस लिखते हैं। और लास्ट जो है 6 जो है वो है कंक्लूजन। तो ये जब 6 चीज़ें लिख देंगे तो हर जगह अगर एक एक मार्क मिला तो 6 मार्क मिल जाएगा। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। कोशिश करूँगा कि तुम लोगों को मैं पूरा आंसर ही रटवा दूँ। तो पहला एस्पेक्ट डेफिनेशन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या, पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद मैं याद रखवा दूंगा। तो क्या है, जैसे कि सपोज एक फैक्ट्री है हमारा, सपोज हम कपड़े बना रहे हैं, तो अचानक क्या हुआ, सपोज ये पूजा का महीना है, अक्टूबर में ऑर्डर जो है ज़्यादा आ गया क्योंकि सब लोग नया कपड़ा खरीदेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि कुछ फेस्टिवल है इसलिए जो है डिमांड ज़्यादा है। तो सपोज हमारा प्रोडक्शन 1000 टी शर्ट होता था, अब आ गया 10,000 टी शर्ट बनाने का ऑर्डर। तो अब दिक्कत क्या होगा, नया फैक्ट्री बना नहीं सकते, इतना टाइम है ही नहीं, क्योंकि मशीन वही रहेगी, लेकिन हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो फैक्ट्री 8 घंटा चल रहा था उसे 10 घंटा चलाएंगे, 12 घंटा चलाएंगे, 16 घंटा चलाएंगे। भगवान हमें 24 घंटा दे रखे हैं तो हम 24 घंटा चला सकते हैं। तो जब ऐसे काम होता है तो प्रोडक्शन के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है उसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो क्या होता है पहले समझते हैं, फिर रटवा दूंगा। पहला चीज़, टोटल प्रोडक्शन, मतलब हमारा जो ऐसे करने से मशीन वही रहेगा लेकिन हम आवर्स बढ़ा दिए, मतलब लेबर बढ़ा देंगे
भाई कुछ लोग 4 घंटा पर शिफ्ट में काम करके गए, फिर दूसरे 4 घंटा में कुछ और आ जाएंगे, फिर अगला 4 घंटा कुछ और, क्योंकि वो तो थक जाएंगे। तो जब हम लेबर बढ़ाते हैं इनिशियली प्रोडक्शन बढ़ जाता है, फिर और बढ़ाएंगे। अगर 8 घंटा की जगह 12 घंटा चलाए तो प्रोडक्शन बढ़ा, 16 घंटा भी फैक्ट्री को चलाएंगे तो भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन ये डॉटेड लाइन इसीलिए है कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों? भाई मशीन की तो जान निकल रही होगी, तो मशीन का एफिशिएंसी कम हो जाएगा, उसे थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेक देना पड़ेगा, और लेबर जो इंसान कर रहे हैं वो भी थक जाएंगे। उनका इनिशियली जो होगा एनर्जी, जो ताकत, जिस जोश से वो कर रहे होंगे वो कम हो गया होगा। तो इसीलिए प्रोडक्शन तो नो डाउट बढ़ेगा, लेकिन पेस कम हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तीसरा, जैसे कि नींबू को ज़्यादा निचोड़ेंगे तो फिर कड़वा लगेगा, उसी तरह लेबर को अगर ज़्यादा निचोड़ेंगे तो रिजल्ट कड़वा आ गया, मतलब प्रोडक्शन कम हो गया। क्यों? एक दिन 24 घंटा काम कराए, 5 दिन छुट्टी, बोले हम बीमार हो गए, तबीयत खराब हो जाएगा, तो उल्टा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम बहुत ज़्यादा करा देते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह उल्टा कम हो जाता है। तो ये जो टोटल प्रोडक्शन का रिएक्शन अलग अलग, कभी तेज़ी से बढ़ेगा, कभी धीरे धीरे बढ़ेगा और कभी कम हो जाएगा, इसी को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो अब हम जो है डेफिनेशन को रटेंगे। तो अब डेफिनेशन को रटेंगे, तोड़ तोड़ के खाएंगे ताकि पच जाए। तो पहला शॉर्ट रन, अगर टाइम कम है, यही बताया था कि भाई त्योहार है, अगले महीने प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो पहला जो सेंटेंस शुरू होगा हमारा, हम लिखेंगे ड्यूरिंग शॉर्ट रन। फिर क्या हुआ? शॉर्ट रन में हमारा फैक्ट्री तो नया लगा ही नहीं सकते, मशीन भी नया ले नहीं सकते, खाली लेबर बढ़ाएंगे। सो ड्यूरिंग शॉर्ट रन व्हेन वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर, तो वेरिएबल फैक्टर हो गया हमारा लेबर। तो अगर हम लेबर को बढ़ाएंगे और फिक्स्ड फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बताया था ना मशीन चेंज कर सकते हैं, नया ले सकते हैं, ना नया फैक्ट्री बन सकता है। सो ड्यूरिंग शॉर्ट रन, जब टाइम कम है, व्हेन वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर, जो वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे, फिक्स्ड फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर फिक्स्ड फैक्टर उतना ही रहेगा तो होगा क्या भाई? टोटल प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट इमीडिएटली, तो टोटल प्रोडक्शन एकदम से बढ़ जाएगा पहले। देन द टोटल प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट, फिर क्या होगा? बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। एंड फाइनली द टोटल प्रोडक्शन विल फॉल, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो अब डेफिनेशन होपफुली सबको याद हो गया होगा। तो एक तो डेफिनेशन हम लिख दिए, फिर हम हर चीज़ को सिंपल करने के लिए 2 बार लिखेंगे डेफिनेशन को, एक सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे। पहला डेफिनेशन जो अभी बताया, दूसरा इन अदर वर्ड्स, ये क्या बताता है? इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर इन वन हैंड। एक तरफ तो ये फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का रिलेशनशिप बताता है कि भाई मशीन वही है, लेबर बढ़ता जा रहा है, एंड इनपुट एंड आउटपुट ऑन द अदर, और बताता है भाई आउटपुट कितना बढ़ गया इस कारण, कितना इनपुट, कितना रॉ मटेरियल से कितना आउटपुट बढ़ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब हम दूसरा पॉइंट पे चलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम अजम्पशंस करेंगे। कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क मिलेगा। तो 2-3 लाइन लिख देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? भाई अपना हेल्प खुद करना है, तो इसीलिए डेफिनेशन में जो है वहाँ से 3 चीज़ उठा के यहीं लिख दो। पहला चीज़ क्या है? भाई द लॉ ऑपरेट्स इन शॉर्ट पीरियड, तो क्योंकि डेफिनेशन में हम लिखे थे ड्यूरिंग शॉर्ट रन, तो पहला पॉइंट हमारा वही हो गया। दूसरा चीज़, एक फैक्टर चेंज होता है और दूसरा फैक्टर जो है वो उतना ही रहता है, क्योंकि एक फिक्स्ड फैक्टर, दूसरा वेरिएबल फैक्टर, तो वही लिख दिया यहाँ पे, वन फैक्टर वेरीज व्हाइल अदर रिमेन कांस्टेंट। तीसरा चीज़, द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल रिमेन द सेम, तो वही लिख दिया, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। तो हमारा अजम्पशन वाला पॉइंट हो गया।
अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी 1 मार्क देगा, शेड्यूल है, लेकिन बच्चों को जो है ये मुश्किल लगता है क्योंकि रटना पड़ता है। अब मैं रटवा दूंगा। तो कैसे करेंगे, पहले तो एक फिक्स फैक्टर लेंगे, फिक्स फैक्टर लेंगे लैंड, वो तो उतना ही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 बार 1 1 1 1 डाल दिया, क्योंकि ये फिक्स फैक्टर, ये कांस्टेंट रहेगा। दूसरा चीज़ वेरिएबल फैक्टर चलो ले लेते हैं लेबर। तो लेबर जो है 0 से स्टार्ट होगा, भाई कोई आदमी मिला ही नहीं, या कोई मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, तो 0 से लेके 7 तक हम लिख दिए, तो इतना तो याद रह ही गया। तो अब हमें क्या करना है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, ये तीनों का डेटा याद रखना है। टीपी, एपी, एमपी। तो ये एपी में इसीलिए दे रहा हूँ, एपी वैसे है ही नहीं, टीपी और एमपी ही है 11th में, लेकिन हम एपी इसलिए करेंगे, कई स्कूल में वो टीपी, एपी, एमपी का रिलेशन पूछते हैं, तो वहाँ पे हमें ये शेड्यूल चाहिए होगा और डायग्राम करना होगा। हम एक ही में जो है सारा कुछ पढ़ लेते हैं। तो हमें क्या करना है, लैंड और लेबर हो गया, पहले एमपी कर लेंगे। तो जब कोई है ही नहीं, तो कंट्रीब्यूशन कुछ है ही नहीं, तो एमपी 0 है, तो एमपी 0, तो ये सब चीज़ 0 लिख दो, इतना हो गया। अब मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल मतलब बताया था एडिशन, किसको एडिशन, टोटल प्रोडक्शन कितने से बढ़ा, एक आदमी बढ़ाने से, ये है। तो इसको हम ऐसे अपने आप को हेल्प करने के लिए 2 फिर 4 फिर 6 2 2 से बढ़ाया, बढ़ाने के बाद फिर इसे कम करना है, 6 हो गया, फिर 4 2 0 -2, तो ये याद रह जाएगा, 2 2 से बढ़ाया। अगर ये हो गया तो पूरा टेबल याद रह गया। कैसे, देखो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 था तो ये 0 है, टोटल प्रोडक्शन क्या है, एक लेबर बढ़ाया हमें, प्रोडक्शन कितना बढ़ा भाई, 2। अगर 2 लेबर हो गए तो और बढ़ गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6। तो ऐसे प्लस कर करके हम जो है 6 + 6 यहाँ पर हो गया 12, फिर 12 + 4 16, फिर 16 + 2 18, 18 + 0 18 और 18 - 2 ये हो गया 16। तो टोटल प्रोडक्शन ऐसे हमारा आ गया, तो रटने की ज़रूरत नहीं है। अब एपी क्या है, एपी है टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स, तो इसको लेबर से डिवाइड कर दो, एपी आ जाएगा। तो 2 / 1 2, 6 / 2 3, 12 / 3 4, 16 / 4 4, 18 / 5 3.6, 18 / 6 3, ऐसे करके एपी भी आ गया। तो शेड्यूल जो है बिना रटे भी हम कर ले जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब ये सारा हो गया, तो यहाँ पर जो है ये माइनस लग गया, ये माइनस नहीं 18 - 2 = 16, तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है डायग्राम। तो ये डायग्राम हम कैसे करेंगे, पहला चीज़ OX एक्सिस पूरा माइक्रो में सब जगह हम क्वांटिटी लिख रहे थे, यहाँ पर हम लिखेंगे अलग, ये है यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो ये एक ही जगह अलग है, जो मैं बताया था कि एक जगह अलग है, जब आएगा तब बता दूंगा। और यहाँ पे क्या है, जो डायग्राम हम बनाएंगे उसी को हम करेंगे। लेकिन हमारा 11th में जो है सिर्फ टीपी और एमपी है, तो हम टीपी और एमपी का बनाते हैं। टीपी एपी एमपी बाद में जब ये डिस्कस हो जाएगा एंड में बता दूंगा। तो टीपी एपी एमपी में क्या है, पहले आप लोग एमपी बना दो, ये एमपी बन गया। तो अब ये एमपी जहाँ पे OX एक्सिस को टच किया वहाँ से मैं परपेंडिकुलर खींचा, वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन मैंने खींचा। अब टीपी को जब लूँगा यहाँ से फॉल कराना था, इसीलिए परपेंडिकुलर लाइन में लिया था कि जहाँ पे एमपी 0 हो रहा है टीपी हमारा मैक्सिमम होना ज़रूरी है, नहीं तो डायग्राम गलत हो जाएगा। बाकी एक डंडा यहाँ पे, ये जहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया वहाँ से एक डंडा खींच लिए। तो अब डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, ये टीपी है, ये एमपी है। तो ये जो डंडा खींचे हैं इससे पहला जस्ट ये है पहला स्टेज, फिर दूसरा जो है वो सेकंड स्टेज, और तीसरा जो है वो है थर्ड स्टेज। यहाँ पे 3 फेजेस दिख रहा है कि यहाँ पर जो है पहला डंडा ये पहला स्टेज, दूसरा डंडा दूसरा स्टेज, उससे आगे कोई डंडा नहीं है वो तीसरा स्टेज है। तो अब इन तीनों स्टेज को मैं
एक्सप्लेन करूँगा। तो एक्सप्लेन जो है ये डायग्राम के साथ यहीं साइड में कर देता हूँ ताकि समझ में आएगा। तो पहला स्टेज जो है स्टेज 1 या इसे फेज 1 बोलते हैं, इसमें जो हो रहा है वो देख के लिख दो, 1 मार्क मिल जाएगा क्योंकि डायग्राम तो 1 मार्क है, ये मिल गया। तो स्टेजेस में क्या है, पहला स्टेज में क्या हो रहा है भाई, टीपी इंक्रीज हो रहा है और एमपी भी इंक्रीज हो रहा है। तो पहला स्टेज में टीपी और एमपी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। जब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो नामकरण जब हुआ, माँ बाप क्या रख दिया स्टेज का नाम, द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो स्टेज का नाम हो गया द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ये ख़त्म कहाँ पर हुआ, डंडा खींच रखे हैं, तो ये स्टेज कहाँ पे ख़त्म हुआ, जहाँ पर एमपी फॉल करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो द स्टेज कम्स टू एन एंड वेयर एमपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। इसका एंड लिख रहे हैं, एमपी जैसे फॉल करना स्टार्ट हुआ वहाँ पे स्टेज जो है ख़त्म हुआ। दूसरा स्टेज, सेकंड स्टेज में जो दिख रहा है वो लिख दो। क्या दिख रहा है भाई, एमपी फॉल कर रहा है तो एमपी इज़ डिक्रीजिंग। टीपी जो है वो अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन ये जो जितना स्टिफ था अब ये फ्लैट हो रहा है, तो बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, यही डेफिनेशन में लिखे थे। तो MP इज़ डिक्रीजिंग एंड TP इज़ इंक्रीजिंग बट एट ए डिक्रीजिंग रेट, बढ़ रहा है लेकिन स्लो रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे। तो जब नामकरण हुआ स्टेज का नाम रख दिए माँ बाप, द स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न या डिमिनिशिंग रिटर्न। और ये ख़त्म कहाँ हुआ, हर चीज़ का जो है ख़त्म तो ज़रूर हम करेंगे, ख़त्म पढ़ना ज़रूरी है। तो ख़त्म कहाँ पे हुआ, जहाँ पे TP इज़ एट इट्स मैक्सिमम, टोटल प्रोडक्शन अपना मैक्सिमम को छू लिया, और MP इज इक्वल टू 0, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हुआ, मतलब इससे और ज़्यादा कुछ बना ही नहीं सकते, तो TP उतना ही है, क्योंकि उसके आगे ये नेगेटिव होगा तो TP विल फॉल। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज, जहाँ पे TP मैक्सिमम MP 0, तो सेकेंड स्टेज ख़त्म। अब हम करेंगे तीसरा स्टेज। तीसरा स्टेज में क्या है, तीसरा स्टेज में देखो जो दिख रहा है वो लिखेंगे भाई, MP जो है वो नेगेटिव हो गया और TP जो है वो फॉल किया। तो फिर इसका जब नामकरण हुआ माँ बाप रख दिए द स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। तो इतना बताने के लिए तुम्हें तीनों स्टेज के लिए 1 मार्क मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हम स्टेजेस पढ़ लिए, तो अब थोड़ा फालतू पढ़ रहे हैं। ये इंक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है तो क्यों हो रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 मार्कर पूछ लेंगे, 3 रीज़न बताओ इंक्रीजिंग रिटर्न का या 3 रीज़न बताओ डिमिनिशिंग रिटर्न का। तो हम 3-3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों बढ़ जाता है एकदम से प्रोडक्शन, जब हम लेबर बढ़ा देते हैं। पहला रीज़न है स्पेशलाइजेशन, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन से बढ़ गया। दूसरा वॉल्यूम डिस्काउंट, जब ज़्यादा बनाओगे, सपोज आम का अचार बना के बेच रहे हो तो तुम ज़्यादा आम खरीदोगे, तो 10 किलो खरीद रहे थे 100 रुपये किलो मिल रहा था, 10,000 किलो खरीदोगे तो वो 40 रुपये किलो मिलेगा, तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम डिस्काउंट। द डिस्काउंट दैट यू गेट बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी दैट यू परचेज, ज़्यादा खरीदने से। तो ये एक रीज़न है, इसलिए भाई कॉस्ट कम हो गया। तीसरा फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, पता चला जो है मशीन जो है पूरा 8 घंटा चलाने लायक काम ही नहीं था, अब लेकिन पूरा 8 घंटा चल रहा है, मशीन का खर्चा तो हम कब का करके बैठे हैं। तो फिक्स्ड फैक्टर पूरी तरह से यूटिलाइज हुआ, तो इसीलिए रिटर्न जो है वो बढ़ गया। अब डिमिनिशिंग रिटर्न, रीज़न फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न, भाई मशीन को ज़्यादा चलाएंगे तो मशीन ख़राब हो जाएगा, तो मशीन टूट जाएगा, फूक जाएगा, तो वो चीज़ है यूज़ बियॉन्ड ऑप्टिमम कैपेसिटी, जिसके कारण रिटर्न कम हो जाता है। दूसरा स्कैर्सिटी ऑफ फैक्टर, पता चला लेबर ही नहीं मिलेंगे, अगर बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगा। तीसरा चीज़ फॉल इन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, पता चला गाड़ी एक ड्राइवर 2 रख लिया, भाई गाड़ी एक है तो ड्राइवर 2 रख के क्या करूँगा, तो वो चीज़ है। कभी कभी मशीन तो खाली होगा तभी तो लेबर काम करेंगे, ज़्यादा हायर कर दिए, तो फॉल इन द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है डिमिनिशिंग रिटर्न को। अब चलते हैं नेक्स्ट। आप लास्ट कंक्लूजन लिखेंगे 1 मार्क के लिए, और रीज़न फॉर नेगेटिव रिटर्न हम करें नहीं क्योंकि वो पूछते नहीं है अलग से, ठीक है। तो इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग कर लिए। अब कंक्लूजन करेंगे। कंक्लूजन क्या है, अगर डायग्राम आप लोगों को याद होगा तो ये बनाया था मैं MP और ये बनाया था TP,
तो ये 3 स्टेजेस थे 1, 2 और 3। तो कंक्लूड ये करेंगे कि जो समझदार प्रोड्यूसर होगा वो कौन से स्टेज में ऑपरेट करेगा, वो कंक्लूजन में लिखेंगे। वो सेकंड स्टेज में ऑपरेट करेगा। एन आइडियल प्रोड्यूसर या एन आइडियल फर्म विल ऑपरेट इन द सेकंड स्टेज, ये कंक्लूजन है। ये सेकंड स्टेज में ऑपरेट करेगा समझदार प्रोड्यूसर। क्यों? बिकॉज हियर द टोटल प्रोडक्शन इज एट इट्स मैक्सिमम, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम में है एंड मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू 0, MP 0 है। दैट इज द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मतलब सबसे ज़्यादा उसको मोक्ष कहाँ प्राप्त होगा, जब उसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जगह है जहाँ पे उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। दिस इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट ऑफ ए फार्म। ये फार्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। दैट इज वाई दिस इज वेयर द प्रोड्यूसर विल रीच इट्स इक्विलिब्रियम, सो ही विल ऑपरेट एट द सेकंड स्टेज। तो ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया सब चीज़ लेके। बस एक चीज़ बताना था, TP, AP और MP का रिलेशनशिप, ये तो हट गया है, 11th में नहीं है। अगर बाई चांस किसी स्कूल में दे देते हैं कि रिलेशनशिप, तो हम शेड्यूल तो बना चुके हैं, बस डायग्राम बनाना होगा हमें। तो सेम डायग्राम, ये MP है और ये TP है। तो TP और MP जो था वो तो वही है। अब बस एक MP लेना है और उसे ऐसे ऊपर जो है OX एक्सिस को टच नहीं कराना है। बस ये डायग्राम और फिर ये तीनों स्टेजेस लिख देंगे। जो दिख रहा है बताया था, रटने की जरूरत नहीं। पहले बोलोगे तीनों इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरे में लिखोगे ये दोनों डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट, जो लिखे थे वही लिख देंगे MP को। और यहाँ पे MP नेगेटिव हो गया, TP फॉल करा और AP फॉल कर रहा है, AP कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये TP, AP, MP का रिलेशनशिप हो गया। ये चैप्टर हमारा हो गया। अब बहुत ही जल्द जो है कॉस्ट का वीडियो आएगा, कॉस्ट का वीडियो डाल दूंगा। कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके माइक्रो कवर हो जाए। तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट के साथ आप लोग स्प्रेड करिए, ताकि मुझे बनाने के लिए और मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। थैंक यू।